नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर। मैं मराठी पत्रकार हूँ। हिंदी साफ सुथरी नहीं बोल सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आप समझ लें। आज का सब्जेक्ट है ममता और शिवसेना। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के समय स्थलांतरित मजदूर जो थे, प्रवासी मजदूर थे, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई। ना उनको महाराष्ट्र, गुजरात या किसी कर्नाटक राज्य से अपने राज्य में जाने की सुविधा थी, ना तो रहने की जगह थी। हालत बहुत खराब थे। राज्य की सरकारें जो थी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, फिर भी यह संकट इतना बड़ा था कि उसमें कैसे सुविधा पैदा करे और सुविधा दे दे, ये सबकी समस्या थी। लोग भी समझते थे, कोई तकरार नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें भी राजनीति हुई और आज भी हो रही। आप जानते हैं कि हरियाणा से लेकर पंजाब से होकर या राजस्थान से आकर यूपी, बिहार में जाने वाले जो प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए प्रियंका गांधी ने एक नाटक चलाया था। 1000 बसेस हमने खड़ी कर दिए, लेकिन योगी जी हमको परमिशन नहीं दे रहे और बेचारे प्रवासी मजदूरों की हालत हो रही है। जब आरटीओ ने चेक किया तो उसमें से 1000 में से आधी गाड़ियाँ जो थी, उनके नंबर चेक किए तो गाड़ियाँ बस भी नहीं थी, वो स्कूटर थी, रिक्शा थी, एम्बुलेंस थी, बसेस नहीं थी। तो ये राजनीति चलती रही। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर है, ये विकसित राज्य है, तो यहाँ काम के लिए आने वाले बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर होते हैं। तो यहाँ उनकी रहने की सुविधा नहीं थी, खाने पीने की हालत हो गई। सरकार भी शिवसेना की जो है, शिवसेना या महाविकास आघाड़ी सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी अचानक में यह संकट आ गया कि सरकार भी बौखला गई थी। लेकिन जो स्वयंसेवी संस्था थी, एनजीओ थे, कोई छोटी मोटी संगठनाएं थी और कोई पार्टियां थी या शासकीय पार्टियां थी, वो अपने आप में कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी। कोई अच्छे लोग थे, अभिनेता हो गए या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की। तो उसमें सोनू सूद नाम का जो अभिनेता है, उसने बड़ा भारी काम किया। उसकी सराहना सोशल मीडिया पर बहुत हो गई कि उसने बहुत सारे, मैंने सुना है कि 22 या 24 हजार ऐसे प्रवासी मजदूरों को रेल या बस से, कुछ लोगों को तो हवाई जहाज से अपने राज्य में, अपने गांव में पहुंचने के लिए मदद की। उनके टिकट निकाली, उनको खाना पीना दिया, उनके लिए जो कागजात जरूरी थे ये भी तैयार करने में मदद की। तो सोनू सूद की बहुत सराहना हुई। तो इस कारण महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने उनको बुलाया और उनकी सराहना की, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसके लिए राज्यपाल ने उनकी पीठ थपथपाई कि इसमें गलत कोई कुछ नहीं था। ठीक है, कोई करता है, किसकी सराहना होते, किसके तरफ देखा भी नहीं जाता। अभी सोनू सूद ये अभिनेता है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, ये बात सीधी साधी है, उसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें भी शिवसेना ने राजनीति ढूंढी। शिवसेना का जो मुखपत्र है, माउथ पीस बोला जाता है, सामना, उसमें रविवार को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उसमें सोनू सूद राजनीति के लिए ये कर रहे हैं, उन्होंने खुद के जेब से कुछ नहीं किया, उनको किसी ट्रस्ट ने पैसा दिया, ऐसी टीका टिप्पणी हो गई और बहुत सारे चैनल ने उस पर न्यूज भी बनाई। मेरे समझ में ये नहीं आता
कि अगर सोनू सूद जो काम कर रहा है वो महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार के लिए हेल्प है, मदद है। सोनू सूद ने कहीं भी नहीं कहा कि भाई सरकार नहीं कर रही इसलिए मैं कर रहा हूं, या शिवसेना की सरकार कुछ कम पड़ गई इसलिए मुझे आना पड़ा, ऐसा सोनू सूद ने कहीं नहीं कहा। तो शिवसेना को तकलीफ क्या है? क्यों शिवसेना के मुखपत्र में उसकी निंदा करने वाली आर्टिकल क्यों आने लगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि शिवसेना एक राजनीतिक दल है। जो राजनीतिक दल होता है वो लोगों के वोटों पर चलता है, उसको लोगों के वोट चाहिए होते, क्योंकि उससे उनके कोई जो उम्मीदवार होते वो चुनकर आते। तो इसलिए अगर तुम सत्ता में हो फिर भी कोई तुम्हारे लिए मदद का काम करता है तो उसकी सराहना करो। लेकिन शिवसेना ने उसकी निंदा की, तो इसलिए वो चर्चा का विषय हो गया। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि 2-3 साल पहले इसी ढंग से ममता ने किया था। ठीक है, तुम्हारा और बीजेपी का जमता नहीं, कोई बात नहीं, राजनीति में यह संघर्ष होता रहता है। लेकिन ये सब संघर्ष करते हुए एक बात जरूरी ध्यान में रखना जरूरी है कि हमको वोटर हमारे पास आने चाहिए, हमसे दूर नहीं जाने चाहिए। वोटर का गुस्सा नहीं, दूसरी पार्टी का गुस्सा चलता है, लेकिन वोटर हमारी पार्टी पर गुस्सा नहीं होनी चाहिए। ये तो बात ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन ममता को ये ध्यान में नहीं रहता। आपको याद रहेगा जब लोकसभा के चुनाव होने थे, यानी 1-1.5 साल पहले की बात है, तो ममता जब बंगाल में घूमती थी तो कई जगह ऐसा हो गया कि ममता की गाड़ी जा रही, किसी गांव से, किस कस्बे से जा रही है, तो किसने घोषणा दी, जय श्री राम। तो ममता ने गाड़ियां रोकी, उनके चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, तो उनके साथ 10-15 गाड़ियां होती थी, पुलिस या और कोई अधिकारी गण होते थे, वो सब उतरे और वो गांव के कस्बे के जो लोग थे उनसे ममता ने झगड़ा शुरू किया कि जानबूझकर तुम मुझे सता रहे हो, जानबूझकर मेरी गाड़ियां जाती है तब तुम जय श्री राम घोषणा दे रहे हो। अब इससे क्या होगा? वो कुछ भी बोले, आप उनके पास देखो नहीं, निकल जाओ। लेकिन ममता चीफ मिनिस्टर उतरकर जब गुस्सा करती है तो वो न्यूज बन जाती है। और किसके साथ गुस्सा कर रही है? कोई बीजेपी वाला वहां नहीं था, कोई लीडर बड़ा नहीं था बीजेपी का, वो तो गांव वाले थे। लेकिन वो गांव वालों पर ममता बरस पड़ी और एक एक को पकड़कर बंद कर दूंगी ऐसी धमकियां देने लगी, तो वो न्यूज बन गई। और इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि बंगाली लोग भी हैरान हो गए, अरे क्या हो गया इसको, ये गांव वालों से झगड़ा कर रहे। मोदी से या बीजेपी से झगड़ा करना ठीक है, राजनीति है, लेकिन गांव वालों से झगड़ा करोगे तो गांव वालों तो वोटर होता है। लेकिन उसमें ममता ने एक सिग्नल दिया कि जो श्री राम जय श्री राम बोलेगा मैं उसके खिलाफ हूं। वो तो मोदी का जय जयकार नहीं कर रहे थे, वो अमित शाह के बारे में बीजेपी का जय जयकार तो नहीं कर रहे थे, वो तो जय श्री राम बोल रहे थे क्योंकि वो लोग हिंदू थे। अगर आपके सामने भी बोलो तो उतरकर आप भी बोल सकती थी ममता जय श्री राम, क्या बिगड़ता था? अगर ममता कुछ मुस्लिमों की रैलियां होती है वहां जाती है और नमाज जैसे हाथ उठाकर दिखाती है तो इनके सामने आकर जय श्री राम बोलने में क्या बिगड़ता था? लेकिन उन्होंने गांव वालों से झगड़ा किया, उसकी बड़ी न्यूज हो गई। उसका फायदा किसको मिला? ममता को मिला? बिल्कुल नहीं। जो बीजेपी 2014 में बंगाल में सिर्फ 12-13% वोट लेकर आई थी, उसके 5 साल के बाद और ममता का ये सब रवैया देखकर उसके वोट 40% हो गए। 40%। मानो
25 से 28% प्रतिशत बीजेपी के वोट बढ़ गए। ये तो मोदी से नहीं बढ़े, ये अमित शाह का जो कोई चमत्कार होगा उससे नहीं बढ़े, उससे कम से कम 10-12% तो ममता ने उनको दे दिए कि जो हिंदू है मैं उसके खिलाफ हूं। जय श्री राम बोलेंगे तो मेरा अपमान हो जाता है, कोई भी हिंदू की बात बोलेगा तो मुझे गुस्सा आता है। ये जो प्रदर्शन ममता ने रखा था उसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि ममता ऐसा क्यों करती थी। उसको लगता था वो मोदी, लेकिन मोदी के खिलाफ रहना कोई गलत नहीं है। जब राजनीति में हो तो भाजपा अपोजिशन पार्टी है, उसके खिलाफ बोलो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो वोटर है, आज भी बंगाल में कम से कम 60% वोटर तो हिंदू है, आप हिंदुओं के खिलाफ हो गई तो उसकी कीमत ममता को लोकसभा चुनाव में भुगतनी पड़ी। बीजेपी के 40% वोट हो गए और कांग्रेस भी उधर मार खा गई, लेफ्टिस्ट पार्टी मार खा गई। ममता बची, उसकी जो वोटिंग थी वो 47-48% से 43% तक नीचे आ गई। इसका मतलब कम से कम उनके 5-7% वोट बीजेपी को चले गए। बाकी जो सीपीएम के या कांग्रेस के वोट थे हिंदू, वो भी बीजेपी की तरफ चले गए, क्योंकि ममता से टक्कर देने वाला कौन है? बीजेपी है। ये जो परसेप्शन बन जाती है, ये जो संकल्पना बन जाती है, उससे वोटर यहां से वहां हो जाते हैं। तो आज जब शिवसेना सोनू सूद के खिलाफ बात कर रही है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बात कर रही है। वो जो हैरान परेशान मजदूर था उसके खिलाफ बात कर रही है कि हम तो काम मदद नहीं कर पाए, लेकिन सोनू सूद क्यों मदद कर रहा है। अब सोनू सूद के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो शिवसेना का मुखपत्र जो है, माउथपीस है, वो प्रवासी मजदूर के खिलाफ बोल रहा है। और सिर्फ प्रवासी मजदूर के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि मुंबई में अटके हुए, पुणे में अटके हुए जो महाराष्ट्र के और जिलों के लोग थे, उनको भी अपने गांव जाना था, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, वो भी चिड़चिड़े हो गए थे, गुस्से में थे। तो अगर आप सोनू सूद को गालियां दे रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, तो आप किसकी निंदा कर रहे हो? जो हैरान परेशान महाराष्ट्र का वोटर है, जो मुंबई, पालघर, ठाणा लेकर हम देखें, कोंकण या पुणे देखें, तो कम से कम पार्लियामेंट की 15 से 20 सीटें होती है। आप उस वोटर को गालियां दे रहे हो। जहां आपका वोटर है, शिवसेना की ताकत मुंबई, ठाणा, पालघर इस जिले में ज्यादा है, कोंकण में है, और वहां जो परेशान मजदूर है, या वो और राज्यों का होगा या महाराष्ट्र के और जिलों का होगा, वो परेशान है। सोनू सूद ऐसे लोगों की मदद कर रहा था, और जब उसकी आप निंदा करते हैं तो उसके जो लाभार्थी है उनकी आप निंदा कर रहे हैं, उनकी आप निंदा कर रहे हैं, और इसका परिणाम तो भुगतना पड़ता ही है, जैसे ममता ने भुगता। और एक बात आपको बता दूं, कुछ 3-4 साल पहले की बात है, सोशल मीडिया पर कोई एक गाना आया था, सरकास्टिक गाना था, उपरोधिक था, कि मुंबई में जो रास्ते हैं उसमें हर बारिश में गड्ढे निकल आते हैं, और उस गड्ढे पर मनीषा नाम की एक गायिका थी जो रेडियो जॉकी करके काम करती है, उसने एक गाना बनाया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जब ऐसी बात आती है कि हमारी कोई गलती है, तो उस पर उस पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, गलती तो है, क्योंकि 25 साल से शिवसेना ही मुंबई पर राज कर रही है, बीएमसी में। तो मनीषा का वो गाना था, वो मुंबई के गड्ढों पर था, मराठी में था, मुंबई तुला बीएमसी वर भरोसा नहीं का, मुंबई के गड्ढे, इस पर गाना था।
तो जब गाना वायरल हुआ तो ठीक था ना, लेकिन जब शिवसेना उस पर रिएक्ट हो गई, जैसी ममता जय श्री राम पर रिएक्ट हुई थी, वैसी शिवसेना मलिष्का पर रिएक्ट हो गई। उसकी कीमत शिवसेना को मुंबई के कॉरपोरेशन चुनाव ने भुगतनी पड़ी थी। इसलिए जब हम रिएक्ट होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो जब रिएक्ट होते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम रिएक्ट तो मलिष्का के लिए हो रहे, हम रिएक्ट सोनू सूद पर हो रहे, लेकिन परिणाम अगर वोटर पर होता है तो वैसा करना गलत होता है। लेकिन ये शिवसेना को समझाए कब? बाला साहब जब थे शिवसेना प्रमुख तब वो जानते थे और ऐसे रिएक्ट नहीं होते थे, उनका तरीका अलग था। लेकिन आजकल शिवसेना की लीडरशिप कौन करता है उसका ही पता नहीं। वैसे तो पार्टी के प्रमुख, पक्ष प्रमुख करके उद्धव ठाकरे को जाना जाता है, लेकिन जो न्यूज में आते हैं वो तो संजय राउत आते हैं, जो उनके मुखपत्र के संपादक है और राज्यसभा के सदस्य, वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी सोनू सूद पर उन्होंने ही आर्टिकल लिखा है जिसमें सोनू सूद की निंदा की है। उसने जो काम किया है उससे भले लोग खुश रहेंगे, वोटर खुश रहेगा कि भाई सरकार कम पड़ी तो कम से कम सोनू सूद दौड़ कर आया हमारे लिए। लेकिन जब शिवसेना उसकी निंदा करती है तो वो सोनू सूद की निंदा नहीं होती, वो वोटर की निंदा होती है, जो परेशान वोटर है। और ये कम संख्या नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोकण या अब थाना, नासिक, ऐसे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां का जो परेशान मजदूर है वो मराठी होगा या अमराठी होगा। लेकिन तो आप अगर सोनू सूद की निंदा कर रहे हो तो आप उनकी निंदा कर रहे हो, उनकी परेशानियों की निंदा कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो वो कैसे रिएक्ट होगा? इसके लिए आपको ममता की तरफ देखना पड़ता है। ममता की तरफ देखना पड़ता है कि लोकसभा के बाद जब चुनाव के रिजल्ट आए तब ममता को पता चला कि गलती कहां हुई। अब दूसरे को जब गलती समझ में आती है उसमें भी कोई लेसन होता है, पाठ होता है, वो हमको भी पढ़ना चाहिए। बंगाल का पाठ हो लेकिन वो महाराष्ट्र में भी लागू होता है। अगर हम ममता की गलती से नहीं सीखेंगे तो हमको गलती करनी पड़ेगी, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अमराठी लोग हैं जो मराठी ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। उनका आग्रह होता है कि आप हिंदी में भी बात करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। न जाने कब मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बम्बईया हिंदी बोल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शिवसेना की ममता जागी ये मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों को भेजें। प्रतिपक्ष जो चैनल है वो दूसरी साइड दिखाने की कोशिश करता है, आप उसको पसंद करें, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।